हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये थर्ड पार्ट होने वाला है इंडिगो की सीरीज़ में, जहाँ पर हमने एयरलाइंस के बारे में डिस्कस किया है और ये डिस्कस किया कि इंडिगो में 20% से ज़्यादा ग्रोथ कैसे आ सकती है। ये थर्ड पार्ट है सीरीज़ का। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस पार्ट को देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। तो लास्ट वीडियोज़ में तो हमने डिस्कस किया कि क्या क्या रीज़न्स हैं कि मुझे लगता है कि ये 20% से ज़्यादा ग्रो कर सकती है। इस पार्ट में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं, जो आज के टाइम में तो मुझे एक बहुत बड़ा रिस्क नज़र आता है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। तो वो मुद्दा है एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, यानी AOG जिसे ये बोलते हैं। इंडिगो के ना 75 एयरबस प्लेन्स आज के दिन में ग्राउंडेड है, यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। रीज़न, इनका एक OEM है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, प्रैट एंड विटनी करके एक, वो इंजन्स बनाता है। उसने जब इंजन्स इनको डिलीवर किए ना, तो उन इंजन्स में एक फॉल्ट आ गया, पाउडर मेटल डिफेक्ट। तो जितने भी A320 नियो प्लेन्स हैं ना, वो सारे इनके बैठ गए। 75 एयरप्लेन्स, यानी 20% ऑफ द फ्लीट ये पिछले 2-3 क्वार्टर से यूज़ नहीं कर पा रहे। इनिशियली इन्होंने कहा 50 थे जो हमारे यूज़ नहीं हो पाएंगे, अब 75 हैं। और मैनेजमेंट कह रही है कि 2025 तक वो सारे प्लेन इनके हवा में हो पाएंगे, वो सारे प्लेन उड़ पाएंगे। तब तक ये 75 प्लेन्स का इनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो प्रैट एंड विटनी ने इनको कंपनसेट करने का डिसाइड किया है कि वो इनको कंपनसेट करेंगे। वो फॉर्मूला मैनेजमेंट ने नहीं बताया, वो इंटरनल डिसीजन है, लेकिन वो कुछ जितने भी एयरप्लेन्स ग्राउंड पे हैं उनके हिसाब से इनको कंपनसेट करेंगे। लेकिन कंपनसेशन से ना सारा पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब ये 75 प्लेन्स तो है नहीं, इनको एक मिटिगेशन स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ी कि पुराने प्लेन्स हैं उनको उड़ाओ भाई उड़ाओ, क्योंकि डिमांड है, कस्टमर्स की डिमांड तो पूरी करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये 75 प्लेन्स कम से उड़ेंगे, 20% कम फीट से उड़ेंगे। कुछ प्लेन्स तो इन्होंने किराए पे ले लिए औरों से, जैसे दुबई की एक एयरलाइन से ले लिए। उसके बाद कुछ प्लेन्स इन्होंने जो पुराने जो 320 CEO प्लेन्स थे उनको उड़ा रहे हैं। तो वो एफिशिएंसी तो वो आएगी नहीं, मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लीट डिफरेंट तरीके की होगी। तो वो जो ओवरऑल इनको जो बेनिफिट होना था ना उन 75 प्लेन्स का, वो इनको हो नहीं रहा। तो पिछले 3 क्वार्टर से इनको उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है कंपनी के लिए इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। हाउएवर दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिजनेस। जब आप बिजनेस करते हो तो ऐसी समस्याएं हर एक बिजनेस में आती हैं। इस बिजनेस में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, और हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैनेजमेंट ने डिस्पाइट 20% ऑफ द एयरक्राफ्ट बीइंग ग्राउंडेड, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। तो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए इनकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज जो इन्होंने अपनाई हैं। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में इनके वो सारे प्लेन्स, 2025 या हो सकता है 2026 भी हो जाए, 2026 तक इनके सारे प्लेन्स वापस आ जाएंगे। तो जब इनके सारे प्लेन्स आ जाएंगे ना, और ये न्यूज़ हिट करेगी मार्केट को कि भाई 20% प्लेन्स उनके एकदम वापस आ रहे हैं, और कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी उससे, और रेवेन्यू भी एकदम इंक्रीज़ होने के चांसेस होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट विल ट्रीट इट फेवरेबली, और चांसेस ये हैं कि जो पिछले 2-3 महीने से ये स्टॉक बेस बना रहा है, उस बेस को तोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ये सिर्फ कयास लगा रहा हूँ मैं, गारंटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि शायद अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर इनके प्लेन्स लगातार वापस आने लग जाएंगे, और हो सकता है 1.5 साल के अंदर इनके सारे प्लेन्स वापस आ जाए। उसके बाद जो इनकी रेवेन्यू को किक मिलेगी, उस रेवेन्यू की किक से इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को प्रॉफिट होगा, और शायद वो शेयर्स के प्राइस में भी दिखाई देने लग जाए। तो फिलहाल के लिए तो ये ग्राउंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो एंटीथेसिस है, लेकिन शायद मीडियम टर्म में वो एक अपॉर्चुनिटी नज़र आए फ्यूचर के लिए। एज अ शेयर इन्वेस्टर हमें इनकी कॉन कॉल्स और इनके इंटरव्यूज़ बड़े ध्यान से सुनने हैं, ये जानने के लिए कि प्रैट एंड विटनी की वजह से जो इनके एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वो 1 साल में आ जाएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि कई बार बिजनेसमैन जो बोलता है वो होता नहीं है, तो हमें तीखी नज़र बना के रखनी है इसमें। ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है इस इंडस्ट्री का या इस स्टॉक का। ठीक है, अब हम दूसरा सबसे बड़ा रिस्क के बारे में बात करेंगे।
वो है एयरलाइन इंडस्ट्री। देयर इज़ अ रीज़न वाई so many airlines have gone bankrupt in not only India but all across the globe. There is a reason for that because this industry is inherently very volatile. ये स्ट्रक्चरल बिजनेस नहीं है जैसे HDFC बैंक का है या फिर एशियन पेंट्स का है जो बढ़ता जाएगा, स्पीड थोड़ी आहिस्ता हो जाएगी फिर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस इंडस्ट्री में बूम्स एंड बस्ट्स आते हैं। इंडस्ट्री एकदम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फिर इंडस्ट्री ख़राब परफॉर्म करने लग जाती है। ख़राब किस बात पे परफॉर्म करने लग जाती है? इस बात के ऊपर कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कमज़ोर हो गया तो डिमांड कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद एयर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है और उनको नुकसान होने लग जाता है। कोविड जैसी बीमारी आ जाती है। तो इन सब रीजंस की वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री पे हम हाथ जोड़ के यूँ नहीं बैठ सकते कि भाई अब अगले 20 साल ये लगातार बढ़ेगी। ना 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 ना, हमें इनके बूम्स और बस को देखना पड़ेगा। आज के दिन में कोविड के बाद इस इंडस्ट्री में लगातार बूम है, लगातार ऊपर जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले 2-3 साल का और रनवे यहाँ पर बचा हुआ है जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी काम कर रही है। लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि इंडस्ट्री उतनी अच्छी ना हो आज के दिन में जितनी अच्छी हमें दिखाई जा रही है। तो उसके लिए हमें कौन से लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा और जैसे ही हमें स्ट्रेस का माहौल इस इंडस्ट्री में दिखे, इस इंडस्ट्री से बाहर निकल के भागना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री की स्ट्रेस बहुत लंबी चलती है। आप देखोगे, इनकी बैलेंस शीट देखोगे अगर इंडिगो की, तो इतनी प्रॉफिटेबल, इतनी अच्छी, इतनी बड़ी एयरलाइंस होते हुए भी इन्होंने नुकसान दिखाया है कोविड ईयर्स में। तो हमें नहीं पता कि बुरा समय कब आ जाएगा, तो उस पर हमें नज़र बना के रखनी है अच्छी तरह। ठीक है। नंबर 2 जो सबसे बड़ा रिस्क है वो एविएशन फ्यूल का है, जो मैंने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया। फ्यूल की कीमत बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। 40% जो इनकी कॉस्ट है वो सिर्फ फ्यूल से आती है। अब फ्यूल का क्या है? रशिया में लड़ाई हुई तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, गल्फ में लड़ाई हुई वहाँ पर प्राइसेस बढ़ गए, कहीं पर कोई लॉजिस्टिक का इशू आ गया वहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई वहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। तो फ्यूल के प्राइसेस का कोई भरोसा नहीं है। पिछले कुछ टाइम से इंडिगो ने अपने फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल किया है विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग इट्स कॉस्ट बेनिफिट। लेकिन अगर फ्यूल के प्राइसेस एक्सोर्बिटेंटली बढ़ जाते हैं अगले 2 साल में, 3 साल में, तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर इस इंडस्ट्री को दोबारा नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्यूल के प्राइसेस पे भी हमको नज़र बना के रखनी होगी बहुत अच्छी तरह। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस का। देखो, इंडिगो मोस्टली अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ाती है, जो पैसा आता है वो रुपीज़ में आता है, लेकिन जो खर्चा होता है वो सारा डॉलर के अंदर हो रहा है। नया एयरप्लेन खरीदना है डॉलर में खरीदना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस करवानी है डॉलर में करवानी पड़ेगी, कंपनसेशन आ रहा है जो प्रैट और विटनी से वो भी डॉलर में आ रहा है, फ्यूल खरीदना है वो भी डॉलर में खरीद रहा है। तो सारा जो खर्चा हो रहा है ना वो डॉलर्स में हो रहा है, और सारी जो कमाई है 70% ऑफ द कमाई है वो आज के दिन में रुपीज़ में आ रही है। तो जब भी रुपी कमज़ोर होता है डॉलर के मुकाबले, इनको फॉरेक्स में नुकसान हो जाता है, विच इज़ अ बैड सिचुएशन। क्योंकि जैसे अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी इनकम भी डॉलर में हो रही है और खर्चा भी डॉलर में हो रहा है, उस इकोनॉमी, उस बिजनेस में फॉरेक्स फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नेचुरल हेज मिल जाता है। लेकिन इस तरीके के बिजनेस में जहाँ पर रेवेन्यू अलग जगह से आ रहा है और कॉस्ट कहीं और से आ रही है, रिस्क फैक्टर बड़ा हो जाता है फॉरेक्स का। तो फॉरेक्स के ऊपर भी हमें एक तीखी नज़र बना के रखनी होगी और देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कैसे फ्लक्चुएट कर रही है ऑपरेशंस की इंडिगो में फॉरेक्स की वजह से। ठीक है। उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है कंपटीशन। देखिए, आज के दिन में बेताज बादशाह हैं सेक्टर के, लेकिन कल को सपोज कर लो टाटा ने डिसाइड कर लिया कि मार्केट शेयर है 20%, 15% से बात नहीं बनेगी, हमको मार्केट शेयर चाहिए, तो वो क्या करेंगे? अपनी प्राइसेस घटा देंगे, कम मार्जिन के ऊपर टिकट बेचने लग जाएंगे। और जब प्राइस वॉर शुरू होती है ना, तो चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो वो उठ नहीं पाती है। जब एयरटेल में और जियो के अंदर प्राइस वॉर शुरू हुई थी ना, तो 4 साल तक ना इन्होंने डेटा के रेट बढ़ाए, ना इन्होंने कॉल के रेट बढ़ाए, और कंपनी नुकसान पे नुकसान खाती रही। 10 साल के बाद एयरटेल और जियो ने हिम्मत जुटाई है अपने पैसे बढ़ाने की और अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। वही हालत हो सकता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में हो जाए। टाटाज़ को हमें बड़े माइन्यूटली फोकस करना होगा कि उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है। अगर इंडस्ट्री में ट्रेंड बदलता हुआ दिखेगा तो मैं तो हाथ जोड़ के इस इंडस्ट्री से बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इंडस्ट्री है, इतना कंपटीशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बहुत फ्रेजाइल इंडस्ट्री है। ठीक है। अब
अगला जो रिस्क है ना, ये रिस्क मोस्टली सभी इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं। ये रिस्क है कि आज हम जहाँ पर इंडिगो को ख़रीद रहे हैं, क्या वो पीक मार्जिन्स तो नहीं है, क्या वो पीक प्रॉफिट तो नहीं है। कहीं जो अपहिल टास्क था इनका मार्जिन्स, यानी जितना पैसा ये कमा रहे थे, जितने परसेंटेज ऑफ ईबिटा मार्जिन, ईबिटार मार्जिन जो इनका आ रहा था, या पैट मार्जिन इनका आ रहा था, क्या आज के दिन में वो पीक तो नहीं कर गया। कहीं हम पीक पे खरीद रहे हो और उसके बाद लगातार इनके मार्जिन्स नीचे गिरते जाएँ, नीचे गिरते जाएँ, नीचे गिरते जाएँ, और मार्जिन्स अगर नीचे गिरते जाए तो प्रॉफिट तो भूल जाओ। तो हमें ये देखना होगा कि ट्रेंड क्या है, इनके प्रॉफिट मार्जिन का ट्रेंड क्या है, इनके ईबिटार मार्जिन का ट्रेंड क्या है। हमारी उम्मीद से कि अगले 3-4 साल तक वो लगातार बढ़ता जाना चाहिए। वी आर इन द मिडल ऑफ साइकिल, दैट्स माई हाइपोथेसिस। मैंने जो बोल दिया उसको पत्थर की लकीर मत मानो। बिजनेस है, बिजनेस वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं, बिजनेस की स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाते हैं। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज के दिन में दोबारा चेंज हो जाएगा तो हमें दोबारा से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा कि इस स्टॉक में बने रहना है या नहीं बने रहना। फिर एक मैनेजमेंट का भी रिस्क है। इनके 2 प्रोमोटर्स हैं, एक है गंगवाल जी और एक है भाटिया जी, दोनों के बीच में चल रही लड़ाई। जो कंपनी है वो प्रोफेशनली रन है, लेकिन जो इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके बीच में माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है। गंगवाल जी ने पिछले 2-3 साल पहले भाटिया जी के ऊपर रिलेटेड पार्टी ट्रांसफ़र का इल्ज़ाम लगा दिया था, यानी भाटिया जी अपनी कंपनी से इंडिगो में से पैसा निकाल रहे थे, तो सेबी ने इनके ऊपर 2 करोड़ रुपए की फ़ीस भी लगाई थी। तो जब प्रमोटर्स अच्छी टर्म्स पे नहीं होते तो हम हमेशा उस बिज़नेस में थोड़े कॉशियस हो जाते हैं, विच इज़ अ बिग रिस्क। इसके बाद एक और बड़ा रिस्क है। जो इनके प्रोमोटर हैं भाटिया जी, वो अपना इंडिगो का शेयर लगातार बेच रहे हैं। उन्होंने 3 या 4% जो है वो अपना शेयर ओपन मार्केट में डाइल्यूट कर दिया है। यानी प्रोमोटर जब अपना शेयर किसी इंडस्ट्री में बेच रहा हो तो चांसेस हो सकते हैं कि हम इंडस्ट्री की साइकिल के पीक पर बैठे, जो मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया। अगर हम पीक पे हैं तो हम बैठे रह जाएंगे, खासकर ऐसी वोलेटाइल इंडस्ट्री में पैसा तो कुछ नहीं बनेगा। तो इस सेक्टर में या इस इंडस्ट्री में और इस स्टॉक में हमें भाटिया जी क्या कर रहे हैं, गंगवाल जी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नज़र बनानी पड़ेगी। वैसे ये सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है, जब भी प्रोमोटर बेच रहा होता है वो नेगेटिव साइन होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रोमोटर हमेशा ही साइकिल के टॉप पर बेचते हैं। इवन कई बार तो प्रोमोटर्स को भी नहीं पता होता कि लेग्स कितनी है अभी इस साइकिल के अंदर, अभी कितनी और ऊपर भाग सकती है साइकिल, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोमोटर ने बेच दिया तो हम भी बेच दें, हम भी नुकसान में ही जाएंगे, स्टॉक अब नीचे ही जाएगा, लेकिन चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो तीखी नज़र वहाँ भी बना के रखनी है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे। देखते हैं कि स्टॉक कर क्या रहा है। तो अगर इस स्टॉक पे नज़र मारोगे, इस ट्रेंड लाइन पे नज़र मारोगे, तो ये ट्रेंड लाइन 2015 से इंटैक्ट है। यानी इंडिगो के शेयर ने ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को 2015 से एक बार भी ब्रेक नहीं किया था। हाउएवर दिसंबर 2023 में इन्होंने पहली बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है और उसके बाद सस्टेनेबली ऊपर बढ़ने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक चांसेस हैं कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड करेगा। उसके बाद जो 30 वीक EMA है, उससे भी ये स्टॉक कोविड के बाद लगातार ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी बुलिश मोमेंटम स्टॉक के अंदर लगातार बना हुआ है। जब भी बुलिश मोमेंटम स्टॉक के अंदर बना होता है तो हम भी उसके अंदर बुलिश हो जाते हैं, बिकॉज ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। हम ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं चलते, ठीक है। स्टॉक अगर 30 वीक EMA से नीचे आ जाएगा, हम कॉशियस हो जाएंगे, नई बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे, एवरेजिंग भी नहीं करेंगे। अगर हमको एवरेजिंग आज के दिन में करनी है तो हमें 30 वीक EMA से ऊपर करनी है, उससे नीचे हम एवरेजिंग नहीं करेंगे। उससे नीचे या तो हम निकल के भाग जाएंगे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, नहीं तो हम आराम से बैठकर देखेंगे इस इंतज़ार में कि कब निकलना है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे बुलिश मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है। पिछले 2 महीने से स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है 4500 से नीचे, 4000 और 4500 के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये वाली 4000 से 4500 की जब रेंज ब्रेक होगी और इन केस अगर वो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक हुई तो दिस स्टॉक कैन मेक अ बिगर हायर हाई, क्योंकि शायद अगले 2-3 साल का अभी रनवे स्टॉक में बचा हुआ है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है,
Q1 FY25 के रिजल्ट्स कंपनी के बुरे नहीं हैं, लेकिन Q1 FY24 के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स हमें ईयर और ईयर इतने ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन Q1 के बाद Q2 बहुत ज़्यादा वीक क्वार्टर होता है, तो चांसेस हैं कि अगले क्वार्टर में भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया ना आए। तो हमें चांसेस मिल सकता है कि इस स्टॉक में अगले कुछ दिन में, अगले कुछ महीने में हम थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं होप कर रहा हूँ कि अपनी 1/3 ऑफ द कैपिटल मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। 1/3 ऑफ द कैपिटल में शायद 30 वीक EMA के पास ये दोबारा से स्टॉक आता है 3800 लेवल के आसपास मैं फिर से खरीदूँगा। लेकिन अगर उससे नीचे जाएगा, ब्रेकडाउन होगा, उससे नीचे जाएगा तो मैं स्टॉक को बिल्कुल नहीं खरीदूँगा और इसको बेचने की भी सोच सकता हूँ। मैं आपको अपडेट करूँगा जिस तरीके से होगा। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, टेक्निकल लेवल्स हैं इस स्टॉक को लेकर, जिस हिसाब से मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि बिजनेसेस कैसे बढ़ते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, बिजनेस मॉडल्स कैसे देखते हैं। और इन कंक्लूजन, अगर मैं इस वीडियो की कंक्लूजन करूँ तो मैं आपको कहूँगा कि इंडिगो ना एक बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर इसके पीयर्स से कंपेयर करो, जो इंटरनेशनल पीयर्स हैं, तो रनवे बहुत ज़्यादा है मार्केट कैप बढ़ने का। ये मार्केट कैप 5 लाख 10 लाख करोड़ भी हो सकती है अगर इंडिगो ऐसे ही ग्रो करता रहा। तो रनवे है, स्कोप है ग्रोथ का कंपनी के अंदर। लेकिन जब इतना बड़ा हाथी चलता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही चलता है। ये उम्मीद मत कीजिए कि जैसे नुवामा एकदम भाग गया, एकदम 20%, 30%, 40% भाग गया, ये स्टॉक भी ऐसे ही भागेगा। ये स्टॉक चलेगा कंसिस्टेंटली, अगले 2-3 साल तक लगातार ऊपर बढ़ता रहेगा। थोड़े बहुत ड्रॉ डाउन्स तो ऐसे बड़े स्टॉक्स में आते ही हैं। लेकिन हम जब इतनी बड़ी कंपनी खरीदते हैं, इतने बड़े प्रोमोटर्स को खरीदते हैं, इतना बड़ा ग्रुप खरीदते हैं, तो ये छोटी सी कॉस्ट होती है जो हमें पे करनी होती है कि भाई वो जो फास्ट फ्लक्चुएशंस हैं स्टॉक के अंदर वो नहीं होंगी यहाँ पर। तो एक रिस्क और रिवार्ड का भी पॉइंट है। लेकिन अगर इतनी बड़ी कंपनी 20% से ज़्यादा से ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मैं इस स्टॉक में बना हुआ हूँ, ये डिस्क्लेमर है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और आपने अगर पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की तो उसे भी देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी बिजनेस एनालिसिस में और स्टॉक एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय।